अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को 10 बड़ी खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां बात की जाएगी कि कैसे ईरान ने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को खदेड़ने का काम अपनी फिजाओं से किया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि दुनिया भर के 30 देशों में अमेरिका दूतावास पर ताले लग गए हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे यमन ने MQ रिपर ड्रोन को मार गिराने में महारत हासिल कर ली है, जिसकी संख्या बढ़कर के 24 हो गई है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे सोमालिया के प्रेसिडेंट ने यह खुल करके ऐलान किया अमेरिका को चेताते हुए कि वो रूस जाएंगे और उन्हें रूस जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स की तस्वीर जो है हर पल बदल रही है और पल पल बदलती इन तस्वीरों के साथ में 10 बड़ी खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि पुतिन को उम्मीद, जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब किसी से छुपी नहीं है। वो ईस्टर यानी 20 अप्रैल तक रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का ऐलान करना चाहते थे। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग व्लादिमीर पुतिन से होती और दुनिया के सामने अमन का दावा पेश किया जाता, मगर हकीकत यह है कि ट्रंप रूस की शर्तों को जल्द मानने की हालत में नहीं है। पुतिन की मांगे ना तो कोई राज है और ना ही नहीं। यह सबको मालूम है कि यूक्रेन का पश्चिम दबदबे से निकलना और रूस के साथ एक तटस्थ जोन बनाना अब ट्रंप के सामने दी गई रास्ते, या तो पुतिन से बातचीत जारी रखें उम्मीद करते हुए कि समझौता हो जाएगा, या फिर दूसरा रास्ता खुला दबाव, सख्त लहजा, धमकियों और तशद्दुद की सीधी धमकी के जरिए पुतिन को झुकाने की कोशिश हो। मगर यहां सबसे अहम सवाल यह है कि क्या रूस को ऐसे डराया या झुकाया जा सकता है? हकीकत यह है कि पुतिन को इस तरह डराकर कोई समझौता नहीं कराया जा सकता, उल्टा इससे रूस और अमेरिका के दरमियान सारे रिश्ते टूट सकते हैं। ट्रंप अगर सियासी तौर पर खुद को शांति दूत साबित करना चाहते हैं तो उन्हें जल्द ही तय करना होगा कि वो कूटनीति के रास्ते पर चलते हैं या टकराव और टकराव की सियासत अपनाते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है दोस्तों कि ट्रंप और पुतिन के बीच कौन झुकेगा और यूक्रेन की तकदीर क्या होगी। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, यमनी फौज बनी अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तबाही का सबब। यमन की सरजमीन पर जहां एक तरफ जंग का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमनी अफवाज अपनी बहादुरी और फौजी सलाहियत का वो जलवा दिखा रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यमनी फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने अब तक 23 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन नेस्तनाबूद कर दिए। ये कोई मामूली नहीं है। MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका के सबसे खतरनाक एडवांस जासूसी और हमला करने वाले हथियारों में शुमार हो जाते हैं। हर बार जब यमन की फौज ने इन ड्रोन को निशाना बनाया, उसने यह साफ कर दिया कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उनकी हिम्मत, उनके इरादे को शिकस्त नहीं दे सकती। ये ड्रोन यमन की फजाई हुदूद में दखल देते हैं तो यमनी फौज इन्हें निशाना बनाकर गिरा देती है। और यह सिर्फ फिजिकल तबाही नहीं है, बल्कि अमेरिका के सियासी और फौजी गुरूर को भी चैलेंज है। अमेरिका जहां अपने साजो सामान और टेक्नोलॉजी पर घमंड करता है, वहीं यमन जैसे गरीब मुल्क की मजलूम कौम बेमिसाल हौसले और ईमानी ताकत से उसे जमीन दिखा रही है। यमनी हुकूमत का कहना है कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अगर अमेरिकी ड्रोन फिर आए तो उनका अंजाम भी 23 ड्रोन जैसा ही होगा। यमन की यह फतह सिर्फ जंग का हिस्सा नहीं, यह अमेरिकी तसल्लुत के खिलाफ एक सख्त पैगाम भी है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ईरानी फौज की धमकी के बाद वापसी को मजबूर हुए अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। एक बार फिर ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर पल तैयार है। ताजा मामला अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से जुड़ा है जो ईरानी फिजाई हुदूद के करीब तक पहुंच चुका था। यह वही B-2 बॉम्बर है जो अमेरिका की एयर स्पेस टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा कहा जाता है, जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है और जिनका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क पर अचानक हमले के लिए किया जाता है।
लेकिन जैसे ही ये बॉम्बर ईरान की हवाई हद तक पहुंचा, ईरानी मुस्लिम अफवाज ने तुरंत उसे ट्रैक किया और सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसे गिरा दिया जाएगा। इस अलर्ट के बाद अमेरिकी बॉम्बर को पीछे हटना पड़ा, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर समझे जाने वाली फौज को एक बार फिर ईरान के तेवरों के सामने झुकना पड़ा है। ईरान ने इस पूरी कार्रवाई को न सिर्फ एक हिफाजती कार्रवाई बताया, बल्कि एक साफ पैगाम भी दिया कि उसकी सरजमीन की हिफाजत किसी भी कीमत पर ली जा सकती है। यह वाकया सिर्फ एक फौजी वार्निंग नहीं था, यह उस जज्बे और का ऐलान था जो ईरान अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए रखता है। अमेरिका को शायद अब समझ में आ जाना चाहिए, ईरान को डराया नहीं जा सकता है। दोस्तों, वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की लॉटरी वाली सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ अमेरिकी घरेलू नीतियों का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले उसके सिफारती नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि ट्रंप हुकूमत कम से कम 30 अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को बंद करने की सोच रही है। यह फैसला पूरी दुनिया में अमेरिका की मौजूदगी और असर को सीधा चुनौती देने वाला साबित हो सकता है। अंदरूनी जराये के मुताबिक इस फैसले के पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली, बजट में कटौती और दूसरी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक नई इनवर्ड स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब दुनिया भर में अपना असर बढ़ाने के बजाय अमेरिका को भीतर से मजबूत करने पर जोर देना चाहता है, चाहे इसकी कीमत दुनिया के साथ रिश्तों की कमजोरी क्यों ना हो। लेकिन इस कदम से कोई सवाल उठते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका को दुनिया से अलग थलग करना चाहता है? क्या यह सिर्फ एक सियासी स्टंट है या वाकई फॉरेन पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली है? जो भी हो, एक बात तो दोस्तों ये साफ है कि अमेरिका सिफारती ताकत, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी नर्म कुव्वत मानी जाती थी, अब खुद अपने ही हाथों से कटौती का शिकार बन रही है। दुनिया अब देख रही है कि ट्रंप इस फैसले को हकीकत में कैसे अंजाम देगा और इसका असर किन किन मुल्कों पर पड़ सकता है। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं, जेलेंस्की ने पेश किया नया कानून। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर जंग के हालात को बुनियाद बनाते हुए देश में इमरजेंसी और मोबिलाइजेशंस बढ़ाने का फैसला किया है। जेलेंस्की ने पार्लियामेंट में एक मसौदा कानून पेश किया है, जिसके मुताबिक 9 मई 2025 से अब अगले 90 दिन तक यूक्रेन में इमरजेंसी लागू रहेगी। यानी तकरीबन पूरे गर्मी के मौसम तक देश में जंग जैसे हालात कायम रहेंगे। इस फैसले के साथ ही एक बात साफ हो गई कि वोटिंग पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेगी, यानी यूक्रेनी अवाम को न सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, बल्कि जमहूरी हक से भी महरूम रहना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम मुल्क की सलामती और रूसी हमलों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर कई हलकों में इस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, क्या जेलेंस्की जंग का बहाना बनाकर लोकतंत्र को सस्पेंड कर रहा है? मोबिलाइजेशंस का मतलब क्या है? आम नागरिकों को भी फौज में भर्ती के लिए मजबूर किया जाएगा, यानी हर शहरी अब किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज का हिस्सा बन सकता है। यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जेलेंस्की की हुकूमत अब सख्त फैसलों के रास्ते पर चल रही है। क्या यह फैसला मुल्क को बचाने में मदद करेगा और जमहूरियत को और कमजोर बना देगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं आप 6ठी खबर देख सकते हैं, यमन पर सबकी निगाहें। अगर अमेरिका, सऊदी या यूएई ने की हिमाकत, तो यमनी फौज देगी हैरान कर देने वाला जवाब। यमन वो सरजमीन जो जंग में झुलसी जरूर है, लेकिन आज भी अपनी अजमत और मर्दानगी के लिए जानी जाती है। अब यमन की मुस्लिम अफवाज ने दुश्मन को साफ अल्फाज में पैगाम भेजा है। अमेरिकी, सऊदी अरब, यूएई और उनके मजदूर लड़ाके अगर किसी तरह की हिमाकत करते हैं तो उसका अंजाम बेहद संगीन होगा। यमनी फौज का कहना है कि उसके पास पूरा इंतजाम, पूरी तैयारी और बहुत से सरप्राइज मौजूद हैं। जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि तकनीक, इरादे और हिम्मत से भी लड़ी जाती है और यमन इन सब में दुश्मनों से कहीं आगे है।
सिर्फ ड्रोन या मिसाइल ही नहीं बल्कि यमन की ताकत है, उसकी सरफरोशी, उसकी कौमी वफादारी और वो जज्बा जो जुल्म के सामने झुकना नहीं जानता। यह एक चेतावनी है, खबरदार करने वाला ऐलान भी है कि अगर दुश्मनों ने फिर से यमन की सरजमीन की तरफ बुरी नीयत से देखा तो इस बार उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जो तारीख में लिखा जाएगा। यमन अब सिर्फ मुकाबले के लिए तैयार है बल्कि दुश्मनों को चौंकाने के लिए भी तैयार है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, रूस जाने के फैसले पर रॉबर्ट फिको का जोरदार बयान। स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने एक बार फिर दुनिया को जता दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाले लीडर नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन और नाटो के कई मुल्कों की नाराजगी के बावजूद फिको का ऐलान किया कि मास्को जाएंगे और वहां जाकर रेड आर्मी के शहीद सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। अपने बयान में फिको ने यूरोपियन कमीशन की सदस्यता काया कैलास के सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, मिस कालस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं स्लोवाकिया का जायज वजीर आजम हूं, एक खुद मुख्तार मुल्क का। कोई मुझे यह नहीं बता सकता कि मैं कहां जाऊं और कहां नहीं। फिको ने कहना है कि जो हजारों रेड आर्मी के सिपाही स्लोवाकिया को नाजी कब्जे से आजाद कराने के लिए जान कुर्बान कर गए, उन्हें भूलना इतिहास से गद्दारी होगी। इस ऐलान के बाद यूरोपीय पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। कई देश इसे रूस की तरफ झुकाव मान रहे हैं, लेकिन फिको साफ कह चुके हैं कि मैं अपनी कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि यूरोप की दो फाड़ होती हुई सियासत का भी ऐलान है, जहां कुछ मुल्क अब वेस्टर्न दबाव से निकलकर खुद मुख्तार फैसलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्या फिको का यह कदम स्लोवाकिया को नए सियासी रास्ते पर ले जाएगा? क्या यूरोप में एक नई ब्लॉक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है दोस्तों? वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूक्रेनियों को वीजा रद्दी की धमकी, अमेरिकी सफारत खाने का सख्त ऐलान है दोस्तों। यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है और हजारों यूक्रेनी नागरिक पनाह की तलाश में अमेरिका पहुंचे, मगर अब वॉशिंगटन से एक सख्त और तल्ख पैगाम आया है। अमेरिका में रहना आपका हक नहीं, यह सिर्फ एक परवानगी है। कीव में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं जिनमें साफ तौर पर यूक्रेनी शहरियों को वीजा कैंसिलेशंस की चेतावनी दी गई है। इन पोस्ट में लिखा गया है कि अमेरिका में रहना सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तक आप कानून की पूरी पाबंदी करते हैं। अगर किसी ने वीजा की शराइत का उल्लंघन किया या सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की तो उसका वीजा फौरन रद्द कर दिया जाएगा। यह बयान न सिर्फ यूक्रेनी पनाहगानों के लिए एक खतरनाक इशारा है बल्कि बात का भी सबूत है कि अमेरिका अब अपने दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोल रहा। कई यूक्रेनी फैमिलीज जो जंग से बचकर अमेरिका पहुंची थी अब बेदखली के खौफ में जी रही है। इस ऐलान से ने यूक्रेनी समाज में बेचैनी बढ़ा दी है। क्या अब भी अमेरिका को एक सुरक्षित पनाहगाह कहा जा सकता है? वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली चैनल का बड़ा दावा दोस्तों। इजराइल ने मशहूर न्यूज नेटवर्क चैनल 14 ने एक अहम और चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह, जिसे ईरान की भरपूर हिमायत हासिल है, दक्षिण लेबनान में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और यह सब हो रहा है इजरायली सरहदों के बेहद करीब। चैनल 14 का कहना है कि हिजबुल्लाह ने वहां के किसानों और आम बाशिंदों को दर्जनों घर मुहैया कराए। इस प्रोजेक्ट का नाम है वज अल हसन, जो सिर्फ एक रहन सहन योजना नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इलाके के तमाम हेल्थ स्ट्रेंट्स अब हिजबुल्लाह से जुड़े तंजीमों के तेरे इंतजाम इस पूरे प्लान का सबसे अहम नतीजा हो गया है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर दक्षिण लेबनान में अपनी मौजूदगी को मजबूती से बहाल किया और वो इजराइल की सरहदों के बेहद करीब पहुंच गया है। इजराइल इस पेशकदमी को एक खतरनाक और चैलेंजिंग डेवलपमेंट मान रहा है।
दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के समर्थक इसे मजलूम के लिए बहाली और इमदाद का काम भी बता रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि मिडल ईस्ट अब एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, जहां सरहदें, घर और अस्पताल सब कुछ सियासत और तकरार के मैदान बनते जा रहे हैं। वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। गजा में शहीदों की तादाद 51,000 के पार पहुंच गई है। गजा की सरजमी एक बार फिर खून में डूबी हुई है और इजरायली जुल्म व जोरे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गजा की वजारत सेहत ने यह ऐलान किया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 17 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 69 लोगों को जख्मी कर दिया गया। यह सब इजरायली फौज की लगातार बमबारी और हमलों की वजह से हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक शहीदों की कुल तादाद 51,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,16,343 लोग जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ 18 मार्च 2025 से अब तक 1,630 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 4,302 जख्मी हुए हैं। और यह जुल्म सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है। इजरायली काबिज फौजें अब वेस्ट बैंक में भी धावा बोल रही हैं। आज सुबह रामला के जालजोन कैंप में 19 साल नौजवान अली अल हताब इजरायली फायरिंग में जख्मी हुआ और थोड़ी देर बाद शहादत पा गया। वो अल बतन मोहल्ले में हुए छापे के दौरान इजरायली गोलियों का निशाना बना था। सुबह सवेरे ही इजरायली फौजों ने नबलुस के तल गरब इलाके में एक मकान को घेर लिया, जहां एक नौजवान को पहले गोली मारी गई, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अरहिया शहर में भी इजरायली फौजें दाखिल हुई हैं। वो शहर के सारे रास्ते को बंद करके लोगों की आजादी तहरीक पर पाबंदी लगा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। गजा और वेस्ट बैंक दोनों अब इजरायली कब्जे और तशद्दुद के निशाने पर है। हर दिन बढ़ती शहादतें और हर लम्हा बहता खून, दुनिया की खामोशी अब जुर्म की हम नवाज बनती जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की 10 दुनिया भर की बड़ी खबरें जो जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। चाहे रूस यूक्रेन तनाज़ा हो, चाहे मिडल ईस्ट में फैली वो आग जो इजराइल और अमेरिका द्वारा लगाई जा रही है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।